Good morning to all of students. Welcome back for this particular lecture. अर्लियर क्लास में हम लोगों ने साइक्रोमेट्रिक के बारे में जाना। साइक्रोमेट्रिक क्या है, साइक्रोमेट्रिक चार्ट क्या है, साइक्रोमेट्रिक प्रोसेस क्या है, और हमने जाना कि ह्यूमन कंफर्ट क्या होता है, मेटाबॉलिज्म रेट के बारे में। अब हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो रेफ्रिजरेंट्स के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बेसिकली अभी तक तो हम पढ़ रहे हैं कि साइकिल कैसे काम करता है। इसके अलावा हमें ये जानना चाहिए जो उसके अंदर वर्किंग फ्लूइड है वो क्या है, उसकी क्या प्रॉपर्टीज़ होनी चाहिए, कितने टाइप्स का होता है और क्या उसकी एप्लीकेशंस हैं। पहले एक बात आप समझना बहुत ज़रूरी है कि जो रेफ्रिजरेशन और कंडीशनिंग का जो हमारा एप्लीकेशन है वो बहुत ब्रॉड है। तो एक सिंगल रेफ्रिजरेंट हर जगह हर एप्लीकेशन में फिट नहीं बैठता है, वो हर कंडीशन में सेटिस्फाइड नहीं करता है। तो ये अलग अलग एप्लीकेशन में अलग अलग रेफ्रिजरेंट्स यूज़ होते हैं। ठीक है, इस बात को आप दिमाग में हमेशा रखिएगा। तो अब स्टार्ट करते हैं डिफिनीशन से। अगर इसकी डिफिनीशन पढ़ें, रेफ्रिजरेंट इज डिफाइंड एज एनी सब्सटेंस दैट एब्जॉर्ब्स हीट थ्रू एक्सपेंशन और वेपराइजेशन एंड लूजेस इट थ्रू कंडेंसेशन इन रेफ्रिजरेशन सिस्टम। हमने आपको सिंपल वीसीआरएस सिस्टम के बारे में अर्लियर डिस्कस बताया था कि क्या होता है कि थ्रू आउट द साइकिल हमारा क्या होता है, जो वर्किंग फ्लूइड है वो क्या करता है, वो मूव करता है। और कंप्रेशर में क्या करता है, कंप्रेस करता है, उसका प्रेशर टेम्परेचर को बढ़ाता है। कंडेंसेशन में क्या, वो लिक्विड में चेंज होता है। और इवापोरेटर में क्या होता है, वो पूरी तरीके से फिर वेपर में चेंज हो जाता है। तो इवापोरेटर में वो क्या कर रहा है, हीट को एब्जॉर्ब कर रहा है। और थ्रू द कंडेंसेशन, जब कंडेंसेशन हो रहा है तो ये क्या कर रहा है, हीट को लूज कर रहा है इन्वायरमेंट में। तो रेफ्रिजरेंट को हम डिफाइन कर सकते हैं, इट इज़ एनी सब्सटेंस दैट एब्जॉर्ब्स हीट, हीट को एब्जॉर्ब करेगा थ्रू द इवापोरेशन एंड लूजेज इट थ्रू द कंडेंसेशन। ठीक है, जो एक्चुअली में जो भी हम डील कर रहे हैं, दिस इज ऑल अबाउट द मैकेनिकल रेफ्रिजरेशन। बेसिकली क्या है, पहले क्या होता था कि नेचुरल एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम था। नेचुरल कहने का मतलब क्या कि मैकेनिकल कोई भी सिस्टम, कोई भी वर्किंग जो डिवाइस है, जो भी पावर कंज्यूम करती है, वो अडॉप्ट नहीं किए जाते थे। तो जब इन्वेंशन हुआ मैकेनिकल रेफ्रिजरेशन सिस्टम का, तो ये हम उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो जब इन्वेंशन हुआ मैकेनिकल रेफ्रिजरेशन सिस्टम का, तो जो अर्लियर हमारे रेफ्रिजरेंट्स यूज़ किए जाते थे, बेसिकली अगर आप यहाँ पे देखोगे तो अमोनिया है, कार्बन डाइऑक्साइड है, सल्फर डाइऑक्साइड और एयर, ये हमारे अर्लियर यूज़ किए जाते थे। आप सभी को पता है कि ये यूज़ तो किए जाते थे और ये क्या करते, इफ़िशियंट भी थे। आज भी कुछ पर्टिकुलर एप्लीकेशंस में यूज़ किए जाते हैं। बट क्या है कि प्रॉब्लम है, NH3 आप सभी जानते हैं कि NH3 CO2 और SO2 क्या है, दिस आर ऑल टॉक्सिक। और एयर का एक लिमिटेशन है। ठीक है, और एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम में ही हम बेसिकली एयर को यहाँ पे यूज़ करते हैं। COP भी हमें कंसर्न देखना पड़ेगा कि हमारा COP ज़्यादा है या कम है। तो इन सब को देखते हुए अर्लियर जो है ये सारी चीज़ें, सारी रेफ्रिजरेंट्स यूज़ होते थे। ठीक है ना, लेकिन क्या है, सबके साथ ये इफ़िशियंट तो थे, बट देर आर सम प्रॉब्लम्स। आप सबको पता है कि टॉक्सिक है, NH3 है, CO2 और अदर पैरामीटर्स भी हैं जो कि हम अभी फर्दर डिस्कस करेंगे। तो क्या हो, एक रेफ्रिजरेंट्स के अंदर क्या होना चाहिए, नॉन टॉक्सिक होना चाहिए इसको। ठीक है ना, नॉन फ्लेमेबल होना चाहिए, ज्वलनशील नहीं होना चाहिए। टॉक्सिक का मतलब क्या हो गया, ये कुछ ऐसा ना हो कि अगर ये लीक करे और हम इसको अगर सक कर जाएं थ्रू द ब्रीथिंग, तो हमें क्या हो, अंदर क्या करे, एक तरीके का ये प्रॉब्लम क्रिएट करे। बॉइलिंग पॉइंट बहुत कम होना चाहिए। इसका मतलब क्या है कि बहुत कम पॉइंट में, लाइक कुछ का बॉइलिंग पॉइंट माइनस में होता है, कुछ का पॉजिटिव में बहुत कम होता है। वो बहुत कम टेम्परेचर पे ही तुरंत क्या हो जाए, वेपर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए। तो बॉइलिंग पॉइंट शुड बी लो। अब ये देखिए, जो अलग अलग हमने बताया ना कि रेफ्रिजरेंट्स, एक रेफ्रिजरेंट हर सिस्टम में फिट नहीं बैठता है, डिपेंड्स अपॉन द हमारा एप्लीकेशन क्या है। तीन तरह के एप्लीकेशन है, जैसे रेफ्रिजरेटिंग कैपेसिटी ज़्यादा होनी चाहिए या कम होनी चाहिए, उसके उसके चॉइस पर डिपेंड करता है कि हमें कौन सा रेफ्रिजरेंट यूज़ करना है। कंप्रेशर में कई तरह के होते हैं, रेसिप्रोकेटिंग है, सेंट्रीफ्यूगल है। बेसिकली जो अभी हमने आपका जो वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी के लिए जो एनालिसिस बताया था, वो बेसिकली रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेशर के लिए था। इसके अलावा सेंट्रीफ्यूगल टाइप के भी होते हैं, जिसको रोटरी टाइप भी बोल सकते हो। इस टाइप के कंप्रेशर है कि हमारा कंप्रेशर कौन सा है। तीसरा हमारा रेफ्रिजरेशन टेम्परेचर, कि हमें अल्टीमेटली हमें टेम्परेचर का रेंज क्या चाहिए आउटपुट में। जैसे AC में जो हमारा रेंज होता है बेसिकली वो अलग होता है, इसमें हम माइनस में नहीं जाते हैं। ठीक है, क्योंकि हमें कंफर्ट लेवल चाहिए, बहुत द ह्यूमन कंफर्ट। यहाँ टेम्परेचर माइनस में नहीं जाता है, पॉजिटिव में रहता है। और अगर यही रेफ्रिजरेटर की बात करें,
तो उसका जो ऊपर का कंपार्टमेंट होता है जहाँ पे आइस का फॉर्मेशन होता है, तो वहाँ पे क्या है, टेम्परेचर माइनस में चला जाता है, जिसकी वजह से आइस का फॉर्मेशन वहाँ पे होता है। तो अलग अलग एप्लीकेशन जो है, अलग अलग रेफ्रिजरेंट उस पर फिट बैठेगा। और ये चॉइस जो है कि कौन सा रेफ्रिजरेंट यूज़ करेंगे वो बेसिकली इन सब के हिसाब से है। ऑलरेडी जो इंडस्ट्रियल रेफ्रिजरेशन की अगर बात करें, कमर्शियल बात करें, डोमेस्टिक की बात करें, तो बहुत से ऐसे रेफ्रिजरेंट्स हैं वो करेंटली यूज़ हो रहे हैं और वो आने वाले समय में फेज़ आउट होंगे। फेज़ आउट का मतलब उनकी जगह नए रेफ्रिजरेंट आ जाएंगे, क्योंकि कुछ प्रॉब्लम्स हैं। क्या प्रॉब्लम्स हैं, थोड़ी सी हम उसको आगे डिस्कस वहाँ पे करेंगे। ये कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं कि रेफ्रिजरेंट के अंदर कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ होनी चाहिए, बड़े इंपॉर्टेंट है, इसको समझना ज़रूरी है। अगर थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टी की बात करें तो लो बॉइलिंग एंड लो फ्रीजिंग पॉइंट होना चाहिए। बॉइलिंग पॉइंट लो का मतलब क्या हुआ, लो टेम्परेचर पे ही हमारा रेफ्रिजरेंट क्या करे, बॉयल कर जाए। लो फ्रीजिंग पॉइंट का मतलब है कि ऐसा ना हो कि रेफ्रिजरेंट हमारा चोक हो जाए, फ्रीज हो जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, उसका मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट हो जाएगा। तो ये भी बहुत लो होना चाहिए जिसकी वजह से क्या हो, वो फ्रीज ना हो पाए थ्रू आउट द सिस्टम। ठीक है। अगर केमिकल प्रॉपर्टीज़ की आप बात करेंगे यहाँ पे, अगर सेकंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ है तो इसमें नॉन टॉक्सिक एंड नॉन फ्लेमेबल होना चाहिए। नॉन टॉक्सिक का मतलब एक तो ये आपका ज्वलनशील ना हो, ऐसा ना हो कि इन्वायरमेंट में आए और तुरंत क्या है ये जलने लगे। दूसरा नॉन टॉक्सिक, ऐसा ना हो कि हम इसको ले लें, सब कर लें और हमारे बॉडी में प्रॉब्लम क्रिएट होने लगे, तो नॉन टॉक्सिक भी होना चाहिए। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में लो सीपी स्पेसिफिक हीट की बात करती है। स्पेसिफिक हीट का मतलब है कि कोई भी सबस्टेंस है, कोई भी लिक्विड है, कोई भी रेफ्रिजरेंट है, कितने मैक्सिमम टाइम तक अपने अंदर हीट को वो होल्ड किए रहता है। ठीक है ना, दैट इज़ द सीपी। तो सीपी शुड बी लो। ठीक है। और यहाँ पे के शुड बी हाई। थर्मल कंडक्टिविटी यानी हीट ट्रांसफ़र जो रेट है वो बहुत ज़्यादा होना चाहिए। बहुत जल्दी से क्या हो, हीट ट्रांसफ़र बहुत तेज़ी से होना चाहिए और स्पेसिफिक हीट उसका कम हो जाना चाहिए। जल्दी से हीट ट्रांसफ़र हो जाएगा तभी तो हमारा प्रोसेस क्या होगा, फास्ट होगा, नहीं तो प्रोसेस बहुत स्लो होने लगेगा। और हीट ट्रांसफ़र प्रोसेस स्लो होने का मतलब है कि हीट ट्रांसफ़र रेट क्या होगी, डिग्रेड करेगी और परफॉर्मेंस हमारे सिस्टम की क्या होगी, वो कम हो जाएगी। लो विस्कोसिटी मतलब इट इज़ द रेजिस्टेंस ऑफ फ्लो, यानी बहुत ही एक मोटा सा समझ सकते हैं कि बहुत थिक नहीं होना चाहिए हमारा फ्लूइड, नहीं तो क्या होगा, उसके फ्लो में प्रॉब्लम आएगा। अगर हमारा फ्लूइड थिक हो जाता है तो फ्लो में प्रॉब्लम होता है। तो अगर हल्का थिक होगा, थिन फ्लूइड होगा, जैसे पानी पतला होता है हमारा, अगर कंपेयर करें ऑयल के, तो ऑयल हमारा क्या होता है, थिक ज़्यादा होता है, विस्कोसिटी उसकी ज़्यादा होती है। लेकिन रेफ्रिजरेंट को अगर आप ध्यान से कभी देखोगे तो आपको एकदम पतला, पानी से भी पतला आपको समझ में आएगा, बहुत ये जिसकी विस्कोसिटी क्या होती है, बहुत कम होती है। और अदर प्रॉपर्टीज़ में देखें तो ऑब्वियस सी बात है कि हम जो भी रेफ्रिजरेंट यूज़ करेंगे तो COP ऑफ द रेफ्रिजरेंट शुड बी वेरी हाई। हमारा ऐसा ना हो कि परफॉर्मेंस बहुत कम हो। हम जो भी आप रेफ्रिजरेंट यूज़ करेंगे तो उसकी COP क्या होनी चाहिए, ज़्यादा होनी चाहिए। अब अगर हम बात करें रेफ्रिजरेंट्स, तो रेफ्रिजरेंट हमारे दो तरीके के होते हैं। ठीक है ना, इसको ध्यान से समझिएगा, प्राइमरी रेफ्रिजरेंट्स एंड द सेकेंडरी रेफ्रिजरेंट्स। ठीक, अब इसको हमें समझने की ज़रूरत है, प्राइमरी क्या है, सेकेंडरी क्या है। जो प्राइमरी रेफ्रिजरेंट्स होते हैं डायरेक्टली टेक पार्ट इन द रेफ्रिजरेशन एंड कूल द सबस्टेंस बाय एब्जॉर्प्शन ऑफ लेटेंट हीट। ध्यान दीजिएगा, जो प्राइमरी रेफ्रिजरेंट्स होते हैं वो डायरेक्टली कूलिंग में पार्टिसिपेट करते हैं। जैसे सिंपल सी बात है, जो रेफ्रिजरेशन में हम यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, जो भी हम AC में यूज़ कर रहे हैं, तो वो क्या कर रहे हैं, वो डायरेक्ट पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और यहाँ पे जो हीट एब्जॉर्ब हो रही है वो कौन सी हो रही है, वो लेटेंट हीट। तो जो फ्रीऑन ग्रुप है ये क्या होता है, अभी हम थोड़ा डिस्कस करेंगे आगे। अमोनिया हो गया, सल्फर डाइऑक्साइड, ये दिस कम्स अंडर द प्राइमरी रेफ्रिजरेंट। सेकेंडरी रेफ्रिजरेंट क्या है, फर्स्ट कूल्ड विद द प्राइमरी रेफ्रिजरेंट देन एम्प्लॉयड फॉर द कूलिंग पर्पज। ठीक है, ये क्या करते हैं कि पहले दूसरे सेकेंडरी फ्लूइड्स होते हैं, इनको कूल किया जाता है। ठीक है ना, किससे, प्राइमरी रेफ्रिजरेंट से। और यहाँ पे जो कूलिंग होगी वो वहाँ पे लेटेंट हीट ना होके सेंसिबल कूलिंग होगी। ठीक है, यानी कहने का मतलब इसमें जो रेफ्रिजरेंट है वो डायरेक्टली पार्टिसिपेट कर रहा है प्रोसेस में। इसमें क्या कर रहा है सेकेंडरी रेफ्रिजरेंट, पहले प्राइमरी रेफ्रिजरेंट से कूलिंग हीट ले रहा है, जिसके वजह से ये सेकेंडरी रेफ्रिजरेंट क्या हो रहा है, कूल हो जा रहा है। और यहाँ पे सेंसिबल कूलिंग हो रही है, यानी फेस चेंज यहाँ पे नहीं हो रहा है, और यहाँ पे लेटेंट हीट हो रहा है, यानी फेस चेंज यहाँ पे हो रहा है। इसके कुछ एग्जाम्पल हो गए आइस और CO2। अब जो प्राइमरी रेफ्रिजरेंट्स हैं बेसिकली इनका क्लासिफिकेशन अगर हम देखें तो बहुत ब्रॉड क्लासिफिकेशन है, और मैंने आपको पहले भी बताया कि अगर आप इसको पढ़ोगे तो इसमें बहुत सारे रेफ्रिजरेंट्स आपको यहाँ मिलेंगे। लेकिन कुछ पर्टिकुलर हम रेफ्रिजरेंट्स के बारे में जानेंगे जो कि हम कमर्शियली देखते हैं, जिनको हम क्या कर सकते हैं, प्रैक्टिकली लाइफ में देखते हैं। तो अगर इस क्लासिफिकेशन प्राइमरी रेफ्रिजरेंट्स का किया जाए तो यहाँ पे कुछ
केमिस्ट्री का फॉर्म आएगा, केमिकल फॉर्म का आएगा। तो अलग अलग ग्रुप है। केमिस्ट्री लोग में आप लोगों ने ग्रुप पढ़ा होगा, हेलोकार्बन कंपाउंड ग्रुप होता है, एजियोट्रॉप्स है, हाइड्रोकार्बन्स हैं, इनऑर्गेनिक आपके रेफ्रिजरेंट्स हो गए और अनसैचुरेटेड हो गए। देखिए ये जितने भी यहाँ पे ग्रुप आपको दिखाई दे रहे हैं, हर एक ग्रुप में एक, अगर रेफ्रिजरेंट्स को देखेंगे तो बहुत सारे रेफ्रिजरेंट यूज़ करते हैं। मैंने पहले ही बताया कि लेकिन सबका एप्लीकेशन क्या है वो अलग अलग है, ठीक है। तो कंफ्यूज मत होइएगा, सबका हमारा एप्लीकेशन अलग अलग है। कुछ स्पेशल जो हैं जो कि हम डोमेस्टिकली यूज़ करते हैं, देख सकते हैं, तो उनको हम थोड़ा कुछ याद रख सकते हैं कि हाँ ये पर्टिकुलर यहाँ पे चीज़ें यूज़ होती हैं। तो जो हेलोकार्बन ग्रुप कंपाउंड है, इसमें देखिए फ्रियॉन ग्रुप है, जेनिट्रॉन ग्रुप है, ठीक है ना। ये बेसिकली ग्रुप हैं, इसके बारे में हमने बताया पहले भी कि हम लोग फर्दर आगे डिस्कस करेंगे क्या है ये। इनका जो एप्लीकेशन है वो डोमेस्टिक, कमर्शियल, इंडस्ट्रियल है। डोमेस्टिक जो घर पे यूज़ करते हैं, कमर्शियल और इंडस्ट्रियल इसका एप्लीकेशन भी है। अब देखिए जो R22, R11, R12, R13, ये जो R22 कोडिंग की गई है, R11 है, R12 है, R13 है, इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। इसको बोलते हैं डेजिग्नेशन ऑफ रेफ्रिजरेंट्स, ठीक है ना। ऑर्गेनिक कंपाउंड, जो भी हमारा कंपाउंड है उसका जो डिजिग्नेशन है वो कैसे किया जाता है, कि कैसे R22 इसको लिख दे रहे हैं, कैसे R11 का R12 लिख दे रहे हैं। तो हम लोग नेक्स्ट क्लास इसी पे फोकस होगा कि कैसे इसका डिजिग्नेशन करते हैं। तो जो R22 है बेसिकली ये विंडो एसी में, कमर्शियली जो हम घर में विंडो एसी लगाते हैं वहाँ यूज़ होता है। इसका जो केमिकल नेम है मोनोक्लोरोडाइफ्लोरोमेथेन, ठीक है ना। इसको CHClF2। तो इसका आप जैसे कुछ जो मैंने आपको बताया कि जो जो पर्टिकुलर कुछ स्पेशल रेफ्रिजरेंट्स हैं उनके बारे में आप जान सकते हैं और उनको मेमोराइज भी कर सकते हैं कि ये पर्टिकुलर यहाँ पे यूज़ होता है, ठीक है ना। R22 जो कि डोमेस्टिकली यूज़ होता है और ये किस ग्रुप का है, ये हेलोकार्बन ग्रुप का है। एजियोट्रॉप्स में क्या होता है, बेसिकली दो ग्रुप को कंबाइन करते हैं, दो अलग अलग रेफ्रिजरेंट्स को क्या करेंगे, कंबाइन करेंगे। जैसे देखिए यहाँ पे दिया गया है R502, ठीक है ना। इट इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ दिस प्लस दिस। R502 जो डेजिग्नेशन है इसमें कुछ पोर्शन R22 का है, कुछ करीब 48.8% और R115 का 51.2% है। तो इन दोनों को कंबाइन करके एजियोट्रॉप्स हमारे बनाए जाते हैं। कुछ हाइड्रोकार्बन्स ग्रुप हैं जिनमें R600 ये भी आपको मिलेगा। ये बेसिकली इंडस्ट्री और कमर्शियल पर्पज़ के लिए बहुत यूज़ किया जाता है। इसके अलावा इनऑर्गेनिक में जैसे अमोनिया है, कार्बन डाइऑक्साइड है, सल्फर डाइऑक्साइड है, इनको इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स बोलते हैं, आप जानते होंगे। तो इनका जो डेजिग्नेशन अमोनिया का है R717, अगर CO2 का है R744। ये कहाँ से आ रहा है इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। लास्ट इसका जो क्लासिफिकेशन है वो अनसैचुरेटेड है। अनसैचुरेटेड में दो हो गए, R1120, R1130। तो दिस इज़ द क्लासिफिकेशन ऑफ रेफ्रिजरेंट, ठीक है। हम लोग इस लेक्चर से ये हम लोगों ने जाना कि रेफ्रिजरेंट क्या होता है, क्या उसकी प्रॉपर्टीज़ होनी चाहिए यूज़ करने में, और कितने टाइप्स का होता है। तो जो हमारा नेक्स्ट क्लास डील होगा वो हमारा होगा कि जो डिजिग्नेशन होता है अलग अलग, ये किस बेसिस पे होता है। दूसरा एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्या आपने ओजोन लेयर डिप्लीशन के बारे में सुना होगा। जो हमारे ओजोन लेयर में होल हो रहा है उसके बारे में सुना होगा, और वो जो रिस्पॉन्सिबल है ओजोन लेयर होल होने के लिए वो हमारे बेसिकली रेफ्रिजरेंट्स ही उसके रिस्पॉन्सिबल हैं। उसकी क्या स्टोरी, क्या कहानी है, हम लोग नेक्स्ट क्लास में जब डेजिग्नेशन ऑफ रेफ्रिजरेंट्स पढ़ लेंगे तो लास्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे कि ओजोन लेयर डिप्लीशन क्या होता है, वो कैसे उसमें छेद हुआ, क्या प्रॉब्लम हुई, कैसे उसको हील हो रही हैं चीज़ें, और कैसे हम मॉडिफाई करके नई चीज़ों को ले आके उसको हम हील कर सकते हैं। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द रेफ्रिजरेंट्स क्लासिफिकेशन एंड बेसिक्स ऑफ रेफ्रिजरेंट्स। थैंक यू वेरी मच।